दोस्तों, आज पेश है तिलस्म घाटी की चुड़ैल। ये कवच चित्र है। किसी समय ताराकुट नामक राजा अजितवाल का राजा का राज करता था। वह अपनी प्रजा को हर तरह का ख्याल रखता था। साथ ही अपनी रानी से स्नेह बहुत प्यार करता था। वह उस दिन रानी संडे ने उसे प्रति उसकी चाहत और भी बढ़ गई जब रानी ने उसे खबर सुनाई। महाराज, आप पिता बनने वाले हैं, सच? हाँ। ओह प्रिय, आज तुमने यह खबर सुनाकर मानो मेरे जीवन में सभी अभिलाषाएं पूरी कर दी। सच प्रिय, आज मैं बहुत खुश हूँ। और फिर निश्चित समय पर रानी स्नेह को शयन कक्ष में प्रसव पीड़ा के करा रही थी। तब अजितपाल बाहर बेचैनी के आलम में टहल रहे थे। हे ईश्वर, मेरी स्नेह को होने वाली संतान की रक्षा करना। आह। और कुछ ही देर बाद वहाँ 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 अगले ही पल रानी स्नेह का कक्ष का द्वार खुला। गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। एक सुंदर बालक को जन्म दे दे। रानी सुरक्षित हार गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्नेह, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं कैसे जीऊँगा तुम्हारे बिना? वहाँ 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 अजितपाल स्नेह की मृत्यु से बहुत दुखी उठा। तभी बड़ी मनहूस है, बालक पैदा होते ही माँ को खा गया। आह। राजा सोचने लगा, क्या यह सच राजकुमार मनुष्य है? इसी मनोस्थित के साय से पड़ते ही हमारी प्राण प्रिय स्नेह की मृत्यु हो गई। हाँ, अवश्य यह मनुष्य है। इसे पैदा होते ही इसकी माँ लाड़ प्यार से वंचित हो गया। इस तरह एक अबोध बालक के प्रति प्यार और हमदर्दी के स्थान पर राजा के हृदय में गिरना जन्म ले लिया। अगले ही पल वह चीख उठा, मनुष्य है यह बालक, राजकुमार मनुष्य है। दासियों, ले जाओ इस मनुष्य को मेरी नज़रों के सामने से, और ध्यान रखो कभी मेरी नज़रों के सामने न पड़ने पाए। जी महाराज। और इस तरह एक राजकुमार कमबख्त चुप हो जा, सो जा। माँ नहीं हूँ तेरी माँ नहीं बैठी जो तुझे लोरी सुनाएगी। मनुष्य सो जा कहीं के। और दासियों की तृष्णा नज़रों से साय से पलने लगा। और इसी तरह 8 वर्ष बीत गए। राजा राजा के कक्ष में दाई माँ ने प्रवेश किया। महाराज की जय हो। महाराज, राजकुमार अजयपाल 8 वर्ष के हो चुके हैं। मेरे ख्याल से उन्हें गुरुकुल भेज देना चाहिए। दाई माँ, उस मनुष्य की शिक्षा दीक्षा की क्या जरूरत है? क्षमा करिए महाराज। राजकुमार आपकी नज़रों में चाहे जैसा भी हो, लेकिन राज्य के राजकुमार हैं, और अशिक्षित रहने से उसकी पूरी राज्य की जगह सही होगी। हूँ, ठीक है। हम कल ही से गुरुकुल में सूर्य प्रभा के आश्रम में छोड़ आएंगे। और दूसरे दिन राजा अजितपाल राजकुमार अजयपाल को लेकर जैसे ही गुरुकुल आश्रम में पहुंचे, ठीक उसी समय देखते ही, ओह गुरुजी, और योगा कर रहे गुरु मूर्खा सु सुमरसा सर्प ने डस लिया। और अगले ही पल उनकी मृत्यु हो गई। क्या हुआ चिंतामणि? गुरुवर के सर्प ने डस लिया। तब एक एक बार फिर राजा सोचने लगा, ओह, कोई संदेह नहीं कि राजकुमार अजयपाल मनुष्य है। गुरु के आश्रम में कदम रखते ही गुरु को सर्प से मृत्यु हो गई, इस बात का पक्का प्रमाण है। और फिर राजा अजितपाल राजकुमार को शिक्षा दीक्षा के लिए विद्याघर आचार्य के आश्रम में छोड़कर वापस लौट आए। यह मनुष्य इन्हीं साधारण साधारण बच्चों के साथ शिक्षा दीक्षा पाने लायक है। और इस तरह राजकुमार अजयपाल विद्याधर के आचार्य के यहाँ आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने लगा। वाह अजय। और फिर 10 वर्ष पश्चात महाराज की जय हो। राजकुमार अजयपाल अपनी शिक्षा समाप्त करके आश्रम से लौट आए हैं। वे महाराज की आशीर्वाद प्राप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। हूँ, आ गया मनुष्य उसकी मनुष्यकत का साया लेकर। राजकुमार को दरबार में आने की आज्ञा है। और फिर जैसे ही राजकुमार अजयपाल राज दरबार में प्रवेश किया, एक पल के लिए तो राजकुमार राजा उसकी ओर देखता ही रह गया।
वर्षों बाद पिताजी के दर्शन हुए। वह कितना सुंदर है और सजीला, अजय, काश यह मनुष्य न होता। और पिताजी महाराज के चरणों में। राजकुमार ने तेजी से राजा की ओर बढ़ा। तभी गजब हो गया महाराज, सूरजगढ़ की सेना ने राज्य पर आक्रमण कर दिया। सेनापति तुरंत ही सेना को कूच करने का आदेश दे। जय जी महाराज। और लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ठीक उसी समय सूरतगढ़ की सेना राजमहल में प्रवेश किया और स्थिति की गंभीरता भांपते राजा ने मयान से तलवार निकाल ली। और अब मेरी पराजय तो निश्चित है। अतः मौका मिलते ही जान जान बचाकर भागने में ही मेरी भलाई है। और सेनापति और महामंत्री और राजकुमार राज्यपाल भी दुश्मनों से भिड़ गए और सिर धीरे राज दरबार में घुसाई। मुट्ठी भर सैनिकों का सफाया कर दिया। और तब महाराज महामंत्री जी, और इससे पहले कि दुश्मन पूरी सेना राज दरबार में आ जाए, आप पीछे आप सब पीछे आइए। आखिर पिताजी अब चाहते क्या है। और अगले ही पल राजा के पीछे पीछे शयन कक्ष में पहुंचे। और कक्ष में पहुंचकर राजा पलंग के सराहने गुप्त दरवाजा का कालपुर्जा दबाया। और इस तरह राजा अजितपाल अपने महामंत्री और सैनिकों के साथ राजकुमार अजितपाल सहित गुप्त मार्ग से निकलकर एक बियाबान जंगल में पहुंचा। तो क्या पिताजी, अब हम महलों के स्थान पर इसी तरह जंगलों में रहना पड़ेगा? महामंत्री, इससे पहले कि श्याम गिराए, हमें रात व्यतीत करने के लिए कोई सुरक्षित स्थान खोज लेना चाहिए। हाँ मनुष्य, जिस समय तेरी मनुष्य का साया पड़ा, मैं उसी दिन बुरे दिन देखने लगे। लेकिन महाराज, इसमें राजकुमार का कोई दोष नहीं है। यह तो सब भाग्य का खेल है। नहीं महामंत्री, हमें आज दिन सिर्फ इसी मनुष्य के कारण देखना पड़ा है। यह मनुष्य पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया। उफ, यह मैं क्या सुन रहा हूँ। और शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु के पास पहुँचा तो राजगुरु की मृत्यु हो गई। आज 10 वर्ष बाद जैसे ये मनुष्य मेरे जीवन में पहली बार हमारे राज दरबार में प्रवेश किया, मेरे हाथों से मेरा राज्य छिन गया। यह मनुष्य है ये। उफ, ये सुनने से पहले मैं बहरा क्यों नहीं हो गया। शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। यह समय राजकुमार की ओर ध्यान देने की जगह किसी सुरक्षित स्थान की तलाश कर सबसे पहले विचार करना चाहिए। हम अपना खोया हुआ राज्य दुश्मनों से कैसे वापस ले सकते हैं। ओह, जब तक यह मनुष्य हमारे साथ है, हम दुश्मनों को अपना राज्य वापस तो क्या, शायद हमें चैन की सांस भी न लेने सके। पिताजी, तो ठीक है पिताजी, अब मैं भी यहाँ से मैं नहीं चाहता कि मेरी मनुष्य का साया आप पर कभी पड़े। और अतः मैं इसी वक्त मेरे और अपने रास्ते अलग अलग हैं। कहने के साथ ही राजकुमार अजय एक और बढ़ गया। राजकुमार, महामंत्री, जाने दो उसे। मनुष्य को जहाँ जाता है जाए। राजकुमार बियान जंगल में निर्दिष्ट से एक और बढ़ा जा रहा था। हे 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 ईश्वर, तूने यह कैसा कलिंक जीवन दिया है। आज मेरा जन्मदाता ही मुझे मनुष्य कह रहा है। मुझे उस सारी घटनाएं का उत्तरदायी ठहरा रहा है जो शस्त्रों के अनुसार सिर्फ एक होनी जिसे टाला नहीं जा सकता। और यह सोच में डूबा हुआ है। आगे बढ़ा धाड़। आओ प्यारे वनराज, अपना पेट भरो और मुझे कलंकित जीवन से मुक्ति दिलाओ। और शेर ने भी जैसे उसकी बात को सुना समझा। और फिर किंतु हवा में, ओह, यह क्या हो गया। यह तो गया काम से। तो युवक, क्या मैं पूछ सकता हूँ, तुम इस भरी जवानी में आत्महत्या क्यों करना चाहते हो। आत्महत्या नहीं श्रीमान, मैंने अपना कभी आत्महत्या के बारे में सोचा नहीं। तो
फिर तुम बियाबान जंगल में निहत्थे इस जंगली शेर के सामने बेखौफ, ऐसे जैसे कोई मौत का तनिक भी भय न हो। भयभीत होने से मेरी जान नहीं बचने वाली थी श्रीमान। वाह युवक, अभी हमें तुम्हारी हाजिर जवाबी पसंद आई। क्या नाम है तुम्हारा, परिचय जान सकता हूँ? मनुष। जी हाँ श्रीमान, मेरा परिचय है मनुष। मनुष, यह भी कोई परिचय हुआ युवक? तुम अपने बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। ठीक है श्रीमान, सुनिए। कुछ देर पहले तारातंत्र राज्य का राजकुमार था। अब राजकुमार अजनबी अजनबी को अपने बारे में सब कुछ बताता चला गया। और उसकी पूरी बात सुनने के बाद, अजीब बात है, दोषी न होते हुए भी तुम अपने पिता की नज़रों में महसूस हो, मनुष्य हो, और मैं भी दोषी न होते हुए भी अपने पुत्र के सारे दुखों को अपने आप में उत्तरदायी समझता है। पुत्र के दुखी। देखिए श्रीमान जी, यह आपको विशेष भूषा देखकर कहा जा सकता है कि आप किसी देश के राजा हैं, लेकिन आपका पूरा परिचय जानना चाहता हूँ। और यह नहीं कि पुत, पुत्री के को क्या दुख है, तथा आपके उस दुखों के लिए आपको क्या उत्तरदायी मानते हो। मैं राघवपुर का राजा शिव प्रताप हूँ, और मेरी पुत्री के दुख की बात तो उसके पीछे एक लंबी कहानी है, जिसे यदि जिसे यदि मैं इस समय सुनाने लगा तो रात्रि हो जाएगी। अतः तुम मेरे साथ अब मेरे राजभवन में चलो, मैं तुम्हें पूरी कहानी विस्तार सुनाऊंगा। ठीक है महाराज, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह राजकुमार अजय राजा प्रताप सिंह के साथ शिवल्ला राज्य की ओर चल पड़ा। और उसने महल में पहुंचकर राजकुमार को अजय के साथ भोजन किया। और पश्चात, महाराज कृपया आप मुझे राजकुमारी के दुखों के बारे में बताइए। तो सुनो, आज से करीब 13 वर्ष पूरे मैं जब शिकार के लिए जंगल में पहुंचा तो अचानक दो शक्तिशाली वन मानुषों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया। जमीन पर गिरते ही मैं बड़ी फुर्ती से म्यान से तलवार निकाली और खचाक। लेकिन इससे पहले कि मैं उस वनमानुष के पेट में फंसी अपनी तलवार निकाल पाता, लेकिन अगले ही पल दूसरे वनमानुष ने मुझे छलांग लगा दी। लेकिन उस स्थान पर छोड़ दिया था मैंने, और उस स्थान पर उस समय इस बात का कतई बेखबर था कि मेरे और वनमानुषों के बीच चल रही इस द्वंद्व को कोई बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। वाह, कितना सुंदर व बहादुर है यह इंसान। मैं इससे विवाह करूंगी, ही। और लेकिन अगर मौका मिला तो मैं निकट फिर मुझे मौका मिला और मैंने निकट पड़े मृत वनमानुष के पेट से तलवार निकाली और खचाक। तभी, वाह क्या बात है, और फिर आवाज़ की दिशा की स्वामी की नज़रों पड़ते ही मैं चकित सा रह गया। आप कौन है सुंदरी, और इस बियान जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? राजन, मैं देवलोक की अप्सरा हूँ। समय अप्सरा समझ सकते हैं कि मैं चूँकि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, अतः मेरे साथ विवाह करना होगा। असंभव सुंदरी, यह तुम्हें मेरे विवाह के प्रस्ताव स्वीकार नहीं, लेकिन मैं मैं पहले से ही विवाहित हूँ। तो क्या हुआ राजा, तुम राजा हो और दूसरा विवाह करने से नहीं रोक सकते। देखो सुंदरी, यह कभी बालहट का विषय नहीं है। मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता। राजन, तुम्हें मेरा प्रस्ताव ठुकरा कर अपने हित
मैं ठीक नहीं किया। तुम गुस्ताख लड़की मुझे धमका रही हो। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारी गुस्ताखी का मजा चखा सकता हूँ। और आहट उसी अट्ठा करते हुए सुंदरी का रूप बदलने लगा। और देखते ही देखते, मूर्ख राजा, तूने मेरे साथ विवाह करने से इनकार किया, अपने बुरे दिनों को आमंत्रण दिया है। उफ, यह तो मायावी चुड़ैल है। और सुन राजा, मैं तुझे मारूंगी नहीं, बल्कि तुझे मौत से बेहतर ऐसी जिंदगी दूंगी जैसे तू अपनी पल पल मौत की कामना करेगा। हा हा हा। तू क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, यह तो बाद की बात है। पहले मैं मेरे वार से बचकर देखा, लेकिन इससे पहले चुड़ैल पर वार करता चाहा, लेकिन वह अदृश्य हो गई। आहा हा। और मूर्ख राजा, अब तो मैं जा रही हूँ, लेकिन यदि याद रखना, सिर तुमसे मिलूंगी और तुम्हारी दूसरी मुलाकात में बुरे दिन शुरुआत होंगी। हाँ हाँ। और फिर उस दिन के बाद जंगल से लौट आया, और फिर करीब 1 माह बाद, और जब मैं अपनी पत्नी चंद्रकांता के साथ 3 वर्ष पुत्री राजकुमारी उर्मिला के साथ राज के उद्यान में टहल रहा था, तो तभी अरे, अगले ही पल वह चुड़ैल प्रकट हुई और एक झपटा मार के उसने चंद्रकंता को गोद से छीन लिया। और राजन राजन मैं तुम्हारी बेटी को अपने साथ तिलस्मी घाटी ले जा रही हूँ, और इसे मारूंगी नहीं, क्योंकि इसे मारने के बाद रो धोकर संतोष कर लोगी, लेकिन इसे जीवित रहने से तुम हर पल इसकी याद में आंसू बहाते रहोगे। मेरा प्रतिशोध होगा। हा हा। नहीं दुष्टा, तू इसे नहीं ले जा सकती, मैं तुझे जान से मार दूंगा। और मैंने तलवार निकाली नहीं चाहिए, किंतु फिर वह अपनी चेतना खो बैठा, और चुड़ैल मासूम राजकुमारी को उठा ले गई। और फिर आपने राजकुमारी की खोज खबर नहीं ली। मैंने होश में आते ही अपने सैनिकों को राजकुमारी की खोज में दौड़ा दिया, और करीब 5 माह की खोज खबर के बाद सेनापति ने खबर सुनाई, महाराज की जय हो, हमने तिलस्मी घाटी का पता लगा लिया। सच? जी हाँ महाराज। तो फिर देखते क्या हो, हम अभी अपनी पूरी सेना के साथ तिलस्मी घाटी के रवाना होते हैं। जो क्या महाराज। और 10 दिन की यात्रा के बाद हम सेना के साथ तिलस्मी घाटी पहुंचे। महाराज, यह सामने वाली घाटी तिलस्मी घाटी कहलाती है, और सुना है यहाँ दुष्ट चुड़ैल सामने वाले झोपड़े में रहती है। चलो, तो फिर झोपड़ी के चारों ओर घेर लो। और लेकिन जैसे ही सैनिकों ने घाटी में उतरना शुरू किया, एक पहाड़ की दरार पड़ने लगी, और अगले पल वह विनाशकारी दृश्य सामने था। और देखते ही देखते तिलस्मी अंदाज में तुरंत ही बादलों, और अगले ही क्षण उसमें भयानक दृश्य था। और आगे आग जल्दी ही बुझी, और सैनिकों की मौत पर नए अंदाज से और बढ़ी। हाँ, मूर्ख राजा, तू अपनी सेना का दुश्मन बन बैठा है। इस घाटी में मेरी इच्छा के बिना तेरी सेना मेरा कुछ तेरी सेना घाटी दुश्मन बन बैठा है। तू उस घाटी में मेरी इच्छा के बिना तेरी सेना तो क्या, यहाँ हवा का एक झोंका भी नहीं आ सकता। हाँ, तू ज़रूर नीचे आ सकता है, मैं तेरे प्राण नहीं लूँगी, इसलिए तुझे कोई आसान तरीका मौत नहीं देना चाहती। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ दुष्ट। बोल दुष्ट, कहाँ है मेरी बेटी? वो सामने मेरी बेटी। और फिर मैंने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया, और जैसे ही चबूतरे से नीचे मेरी बेटी का शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। और मूर्ख इंसान, यह मेरी तिलस्मी घाटी है। अपनी बेटी को ही तुरंत ही ऊपर से उस चबूतरे पर ले जा, और उसे सारे अंग फिर से जुड़ जाएंगे। और
याद रख, जब तक मैं चाहूँ यहाँ आकर अपनी बेटी से मिलना और उसे अपने भाग्य पर रोना, लेकिन भूल से भी कभी चबूतरे से नीचे न उतारना। नहीं, इसके शरीर को 4 टुकड़े हो जाएंगे। समझ गया? हा हा हा, हे भगवान, अब क्या करूं? और फिर जैसे ही अंग कटी अपनी बेटी को चबूतरे पर पहुंचाया, पिताजी मेरी बेटी। और इस तरह मजबूर होकर मैं अपनी बेटी तिलस्मी घाटी में छोड़ आया और अपनी बेटी के गम में और रानी चंद्रावता उसके प्राण त्याग दिए हो। और फिर आप राजकुमारी से मिलने तिलस्मी घाटी गए? हाँ, मैं प्रत्येक माह अपनी बेटी से मिलने तिलस्मी घाटी जाता हूँ और दुर्भाग्य के आंसू बहाता हूँ। महाराज, अब आप दुखी मत होइए। ईश्वर ने चाहा तो जल्दी राजकुमारी आपके पास होगी। ईश्वर तुम्हारी बात को सही करे, लेकिन फिर भी मैं निराश हूँ राजकुमार। ईश्वर पर भरोसा रखिए महाराज, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वार्तालाप यहीं समाप्त हो गया और राजा ने आज्ञा लेकर राजकुमार विश्राम करने अतिथिशाला में चला गया। और दूसरे दिन सुबह सवेरे ही राजकुमार राजा से शिवदत्त से एक कक्ष में पहुंचा। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन तुम यहाँ से जाओगे कहाँ? महाराज, इस समय मैं मन कुछ दुखी सा है। मैं सोच सोच रहा हूँ कि दिल बहलाने के लिए कहीं घूमाऊँ। हाँ, यह ठीक है रहेगा। तुम अभी हमारी यात्रा का प्रबंध कराए देता हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद राजा से आज्ञा लेकर राजकुमार अजय एक तरफ चल पड़ा। जाने क्यों मुझे इस पुत्र जैसा स्नेह हो रहा है। आज्ञा दें राजन, मैं आपसे झूठ बोला है। मैं घूमने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि राजकुमारी की दुष्ट चुड़ैल की मुक्त कराने के उद्देश्य से जा रहा हूँ। और देखते ही देखते ईश्वर ने मनुष्य को मेरे उद्देश्य में सफलता देने देंगे या नहीं। और फिर 5 दिन बाद लगातार यात्रा के बाद राजकुमार एक बियाबान जंगल से गुजर रहा था कि राजकुमार को जमीन पर गिराते ही जंगली भैंसा तेजी से उसकी ओर लपका। ओह! लेकिन बड़ी फुर्ती से दिखाते हुए राजकुमार तुरंत एक स्थान पर छोड़ दिया और फिर वह खड़ा हुआ। तभी उसी जंगली भैंसे ने उस पर फिर आक्रमण किया। उफ! यह अजीब मुसीबत है। और फिर दोनों आजमाइश शुरू हो गई। और उफ! अब हमेशा ज़्यादा देर तक इस मुसीबत को रोकना मेरे वश की बात नहीं है। और तभी भैंसे के सिंह भैंसे के सिर में भयानक झटका दिया और परिणाम स्वरूप और जमीन पर गिरते ही साथ ही राजकुमार भाला तेजी से उठा और उसकी नज़र सामने भैंसे के स्थान पर खड़े एक यक्ष पर पड़ी तो बुरी तरह चौंक गया। आप आश्चर्य मत हो युवक, मैं यक्ष हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने मुझे भैंसे से युद्ध कर रहे थे, मैं वही हूँ। और मेरी यह हालत का जिम्मेवार तिलस्मी घाटी की चुड़ैल है क्या? हाँ, यह आज से कुछ दिन पूर्व की बात है, जब मैं जंगल से गुजर रहा था, तभी बचाओ बचाओ और मैं चीख पुकार सुनकर उस दिशा में गया। अरे, यह तो कोई चुड़ैल है और इन्हें 3 इंसानों को अहित करना चाहती है। छोड़ दो दुष्टा। मैं आगे बढ़ा और उसे ललकारा, छोड़ दे दोस्त इन तीनों निर्दोष मानवों को। इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा? हाँ हाँ, छोड़ दूँ? अरे मूर्ख यक्ष, मैं तो मेरे लिए अमर फल है। और आज के 15 दिन बाद अमावस्या वाली रात देवता के अगेन की बलि देने के बाद मैं अमर हो जाऊंगी। और तू कहता है इन्हें छोड़ दूं? हा हा हा, दुष्टा, तू इन्हें छोड़ मैं बलि
के देवता को चढ़ाऊँगा। दोस्ता इसे पहले कि तू इनकी बलि अपने देवता को चढ़ाए, अब तेरी मौत निश्चित है। और मैंने उसे मौत की घाट उतारने यह ली, बचो। और अगले ही पल उस चुड़ैल के मुंह से एक त्रिशूल निकला और आश्चर्य है, मेरी शक्ति के प्रकाश उड़ गई। ओह, यह त्रिशूल तो मेरी ओर तरफ बढ़ रहा है। और लेकिन तभी हा, मैं भूल गया था, मैं तो भूल गई थी कि यक्ष लोक का प्राणी अमर है, अतः इसे मारना असंभव है। तो मैं इसे मंत्र के बल पर इसे अतीत को बुला दूंगी और इस मेरे मार्ग का रोड़ा न बने। और यह सोचकर चुड़ैल ने एक भाला निकाला और मंत्र पढ़कर मेरी ओर फेंका, और भाला मेरे आकर, और इससे पहले कि मैं आक्रमण का कोई बचाव कर पाता तभी और इसी के साथ न केवल मेरा अतीत मुझसे छिन गया, साथ ही मेरा रूप भी मुझसे छिन गया। ओह मूर्ख, मूर्ख यक्ष, तुम्हारी जिंदगी जंगल की हरी हरी घास चरने की है। और बस मैं आज जैसे ही तुमने मेरे माथे में दसाना भाला निकाला, मेरा अतीत और मेरा रूप तीनों वापस मिल गए हूँ। तो अनजाने में सही उस मनुष्य के हाथों अनजाने में सही इस मनुष्य के हाथों एक अच्छा कार्य तो हुआ। मनुष्य योग, तुम अपने आप को मनुष्य क्यों समझते हो? क्योंकि मेरे पिताजी मुझे मनुष्य कहते हैं इसलिए। लेकिन तुम्हारे पिताजी तुम्हें मनुष्य क्यों समझते हैं? उस कुछ ऐसी घटनाएं के कारण जिसका संयोग इस समय घाटी में इन घटनाओं पर जा पहुंचा। और फिर राजकुमार ने अजय अजय कक्ष से लेकर शुरू अंत तक सारी विस्तार पूर्वक बताता चला गया। और उसकी बात सुनकर ओह, होनी को तुम्हारे माथे पर गड़कर तुम्हारे पिताजी ने बड़ी भूल की है। खैर, मुझे विश्वास है कि जल्दी तुम्हारे पिताजी इस सत्य का एहसास हो जाएगा कि संसार में कोई इतना तुम या इस संसार में कोई भी इंसान मनुष्य नहीं होता। और अब तुम चूंकि एक पवित्र उद्देश्य के निकले हो, अतः यह पवित्र माला जब तक यह तुम्हारे गले में रहेगी, तिलस्मी घाटी की कोई भी तिलस्म तुम पर एक असरकारक नहीं होगा और तुम आसानी से चुड़ैल को मार सकोगे। चुड़ैल को मरते ही तिलस्म घाटी का सारा तिलस्म अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन यक्षराज, मेरी बात समझ में नहीं आई कि अदृश्य माला आपके पास थी तो आपने चुड़ैल को क्यों नहीं मारा? तुम्हारा संदेह ठीक है राजकुमार। यक्ष के राजा ने मुझे माला देते हुए कहा था कि यह माला अपने काम के लिए किसी दूसरे लोक में इस्तेमाल नहीं करूँ सकूँगा, लेकिन कि कोई दूसरा इसका कहीं भी अपने शत्रु को मारने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए चुड़ैल ने मुझे भैंसे का रूप दिया। यह कहते हुए उसने यक्ष अदृश्य हो गया और राजकुमार अजय एक बार फिर तिलस्म घाटी की ओर बढ़ चला। 5 दिन की यात्रा के बाद शिव प्रताप ने बताया अनुसार घाटी यहीं से तिलस्मी घाटी होनी चाहिए। और फिर घोड़े से उतरकर तिलस्मी घाटी में उतरने लगा। लेकिन अभी थोड़ी दूर घाटी में नीचे उतरा था कि अचानक दरारें पड़ने लगी। राजकुमार सुरक्षित था। ऐसा लग रहा है मेरे पाँव के तले से पथरीली शीशे की ज़मीन से बिछी गई। मेरा ख्याल है कि यह यक्ष द्वारा माला का चमत्कार है। और राजकुमार ने पुनः आगे बढ़ना शुरू किया। मैं भी मदद चकाती हूँ उसे। और अगले ही पल धू धू करके जलने लगी घाटी। धू धू कर तभी देखो, देखते ही देखते आग
पूरी तरह बुझ गई और तभी राजकुमार के मुसीबत का छुटकारे की सांस भी नहीं लेती थी। ओ भी एक और मुसीबत। लेकिन अगले ही पल राजकुमार के गले में पड़ी माला ने रोशनी की किरण निकली और राजकुमार के लुढ़कती चट्टानों से टकराई। परिणाम स्वरूप भड़ाक भड़ाक भड़ाक। अरे यह तो कोई मायावी छोकरा लगता है, अभी से मजा चखाती हूँ। और अगले पल, हाँ मूर्ख छोकरे, तू यहाँ मरने के लिए आया है, ले मर। और फिर चुलेर ने अपना हाथ हवा में लहराया तो फिर ओ यह क्या, बचाव कैसे करूं। लेकिन राजकुमार का बचाव हुआ। यक्ष द्वारा माला के कारण त्रिशूल राजकुमार की गर्दन तक पहुंचकर रुका और फिर वापस हुआ। और अगले ही पल, ए ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, इसी के साथ तिलस्मी घाटी की चुड़ैल का अंत हुआ। और फिर राजा राजकुमार अजय झोपड़ी के पीछे बने चबूतरे पर पहुंचा। अरे अजय बेटे, तुम? पिताजी? अरे यह सुंदर युवक कौन है और और यहाँ कैसे पहुंचा? पिताजी, आप लोग चुड़ैल के चुंगल में कैसे फंस गए? बेटे, जिस दिन मैंने बुरा बुला कहकर जंगल में आपने से अलग किया, उसी दिन चुड़ैल ने हमको यहाँ उठा लाई। लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुँचे? पिताजी, मैं राजकुमारी उर्मिला को यहाँ से मुक्त कराने के इरादे से यहाँ आया था। ओह, यह युग तो मेरा नाम भी जानता है। और इसके साथ ही राजकुमार ने पूरी बात बता दी। और फिर पूरी बात सुनने के बाद राजा अजितपाल अपने अपने किए हुए और कहे हुए राजकुमार को अपने भेद प्रकट किया और सब लोग राजकुमार उर्मिला के साथ रायपुर के राजा शिवदत्त के पास पहुंची। पिताजी, ओ बेटी, तुम कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा? ओह राजकुमारी, तुम्हें भी सारी कहानी सुना दी। राजकुमारी ने उसे सारी कहानी सुना दी। और फिर कुछ दिन बाद राजा शिव प्रताप विशाल सेना के साथ राजा अजितपाल के तारापुर राज्य पर आक्रमण कर दिया और कई दिनों तक भयंकर लड़ाई के बाद अत्यंत में राजा अजितपाल की विजय हुई और इस अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। और राजा वापस मिलने के बाद राजा अजितपाल ने को सहित शिव प्रसाद की सहमति से राजकुमार को और अजयपाल को उर्मिला का विवाह कर दिया। इसके बाद राजा अजितपाल ने कभी भले ही राजकुमारी अजय को मनुष्य नहीं कहा। समाप्त दोस्तों।